कोनिचिवा मिनासान। अगर आप भी JLPT N5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको भी कोई एक वीडियो नहीं मिल रही है जिसमें आपको पूरी की पूरी ग्रामर की समरी और कांजी पूरी की पूरी मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहली बात तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी कांजी की लिस्ट जो N5 लेवल तक के लिए ज़रूरी है वो डाल दी है PDF के साथ। और जो भी हमारी ग्रामर हम यूज़ करेंगे इस N5 के लिए, उस सब की मैंने एक समरी लेसन बना के बिल्कुल इजी इंग्लिश में उसको लिख के PDF के साथ अटैच कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम सीधा स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। अभी हम ग्रामर की समरी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स में हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं इस वा पार्टिकल को, जिसको हिरागाना में हा पढ़ा जाता है, लेकिन जब हम इसको पार्टिकल की जगह पे यूज़ करते हैं तब इसको वा पढ़ते हैं। इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि ये जो पहला एग्जांपल है, आई एम माइक मिलर, इसको अगर हम जैपनीज़ में बोलें तो वो होगा वाताशी वा माइक मिलर देस, जिसमें यहाँ बात वाताशी के बारे में हो रही है, इसलिए वाताशी के बाद वा यूज़ हुआ है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। चेरी ब्लूसम्स आर ब्यूटीफुल। अभी चेरी ब्लूसम्स को अगर हम जैपनीज़ में कन्वर्ट करें तो ऐसा बोल सकते हैं, साकुरा वा किरेई देस। इसमें साकुरा टॉपिक है और उसके बाद में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए वा यूज़ हुआ। अगर आपको जैसे कि अभी इनकी जैपनीज़ देखनी है कि यहाँ पे मतलब मैंने एग्जांपल के साथ यहाँ पे लिखी नहीं हुई है कि यहाँ पे जैसे साकुरावा की रेई देश लिखना चाहिए। अगर आपको इतना डिटेल में पढ़ना है और बिल्कुल इसकी जैपनीज़ इंग्लिश सब कुछ देखनी है, तो मैंने जो PDF नीचे अटैच की है उसमें मैंने पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन अटैच की हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी के लिए हम सीधा सीधा एग्जांपल्स देखते हैं और इसको जल्दी से जल्दी अपनी पूरी ग्रामर को कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा रिवाइज करना है। अभी एक दिन बाद ही JLPT का एग्ज़ाम है, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। सबसे पहले अभी हम ग्रामर कवर कर लेते हैं एक बार पूरी की पूरी। उसके बाद हम चलते हैं सीधा कांजी पे। कांजी को जितना हम मेमोराइज़ करेंगे वो उतनी जल्दी जल्दी हमारे याद रहेगी, दिमाग में बैठ जाएगी। एग्ज़ाम में अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं और आपने एक बार देखा हुआ है तो थोड़ा बहुत हिंट हो जाता है कि आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप एटलीस्ट अगर ठीक से गैस कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सही रहेगा। अभी पार्टिकल्स पे ही आते हैं सीधा। इसमें अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके ए टाइप हो चुकी है, बी टाइप में अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट टाइम इज़ इट नाउ इन न्यूयॉर्क। इसको अगर हम जैपनीज़ में कन्वर्ट करें तो वो होगा न्यूयॉर्क हुआ इमा नानजी देश का। यहाँ भी न्यूयॉर्क टॉपिक है, इसलिए वाई यूज़ हुआ। न्यूयॉर्क जैसे आप समझ गए ना। याद रखना कि ये वाह है, ये टॉपिक जहाँ भी आएगा वहाँ हम यूज़ करेंगे। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम मो वाला पार्टिकल करते हैं। सो इसका यूज़ देख लेते हैं। मो का मतलब होता है ऑल्सो, टू, टू मतलब जैसे इंग्लिश में TOO होता है ना, टू। टू और हिंदी में जैसे भी। अभी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से सही समझ में आएगा। ये जो एग्जांपल है, मारिया इज़ ब्राज़ीलियन टू। इसको अगर हम जैपनीज़ में पढ़ने का देखें तो इसको बोलेंगे मारिया सानमो ब्राज़ीरू जिन देश। ये एग्जांपल एक बार फिर से देखिए, मारिया सानमो ब्राज़ीरू जिन देश। इसको यहाँ मारिया भी ब्राज़ीलियन है, इसलिए मो का हमने यूज़ किया है। अगला एग्जांपल देखते हैं आप। आई लाइक बोथ। अभी ये वाला एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक बोथ। दोचिरा मो सुकी देस, इसको हम जैपनीज़ में ऐसे बोलेंगे, दोचिरा मो सुकी देस। इसको यहाँ ये जो दोचिरा मो का मतलब है बोथ। अभी ये वाला एग्जांपल देखते हैं, आई डिड नॉट ईट एनीथिंग। इसको भी हम जैपनीज़ में अगर बोलें तो इसको बोलेंगे नानी मो ताबे सेंदेशिता। इसका मतलब होता है आई डिडंट ईट एनीथिंग। नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड प्लस में मो का मतलब होता है कुछ भी नहीं।
याद रखिए मो इज इक्वल्स टू ऑल्सो या फिर टू, और नेगेटिव में नथिंग या नोबडी या फिर नोवेयर का मीनिंग देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्टिकल पे, नो पार्टिकल पे। इसमें एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है पोजेशन या फिर रिलेशन बताता है। हिंदी में का, की, के, ये सब इसके लिए। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ माई अम्ब्रेला। सो इसका जो जैपनीज़ में वर्जन है वो है अ, अरे वाह वाताशी नो कासा देस। अम्ब्रेला को हम कासा बोलते हैं। सो यहाँ अम्ब्रेला मेरी है, इसलिए अ, हमने वाताशी नो यूज़ किया। एक ये वाला एग्जांपल और देख लेते हैं, दिस इज़ अ बुक ऑन कंप्यूटर्स। सो इसका जो जैपनीज़ में हम बोलेंगे वो होगा कोरेवा कंप्यूटर नो होंदेस। यहाँ बुक कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसलिए कंप्यूटर नो यूज़ किया है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये बी वाले टाइप का देख लेते हैं, दिस बैग इज़ मिस सांतोस। सो इसको जैपनीज़ में हम बोलेंगे कोनो काबान वा सांतो सानो देस। सो इस यहाँ बैग दोबारा नहीं बोला गया, सिर्फ नो यूज़ करके नाउन को रिप्लेस कर दिया। सो नो का जो यूज़ होता है वो का, की, के और कभी कभी नाउन की जगह भी यूज़ हो जाता है। सो ये याद रखना है। अभी चलते हैं सीधा ओ पार्टिकल की तरफ। ध्यान रखिए इसे ओ पार्टिकल पढ़ा जाता है। एक्शन इसका जो यूज़ होता है वो एक्शन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है। एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे आई ड्रिंक जूस। इसका अगर हम जैपनीज़ में देखें तो इसको बोलेंगे जूसु ओ नोमीमास। अगर आपको वीडियो देखने से बेटर रीडिंग लगती है, जिससे आपको बेटर समझ में आता है, तो मैंने हर एक एग्जाम्पल के साथ उनका एक्सप्लेनेशन अपनी पीडीएफ फाइल में नीचे अटैच किया हुआ है। आप वहाँ से रीड करके भी समझ सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अभी जैसे सब कुछ कवर करना है, तो अभी हम करते हैं सीधा गा पार्टिकल। सो गा पार्टिकल में अब इसका जो यूज़ गा पार्टिकल का जो यूज़ होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बताता है। अब इसको भी एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे कि ये जो पहला एग्जांपल है इसका, आई लाइक इटालियन फूड। सो इसको अगर हम जैपनीज़ में पढ़ें तो इसका बोलेंगे इतेरिया रियोरीगा सुकी देस। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देयर इज़ अ मैन ओवर देयर। सो इसमें हम अगर इसको जैपनीज़ में पढ़ें तो इसको बोलेंगे असोको नी ओतो को नो हितो गा इमास। सो लिविंग थिंग्स की एग्जिस्टेंस के लिए ईमास और उससे पहले गा यूज़ होता है। अब हम चलते हैं नी पार्टिकल पे। इस नी पार्टिकल में मेनली टाइम या डेस्टिनेशन या रिसीवर और लोकेशन के लिए यूज़ होता है। नी पार्टिकल को भी इसके एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे कि अगर हमें ये बोलना है कि आई गेट अप एट 6 o'clock, सो हम ये बोल सकते हैं रोकुजी नी ओकीमास। आपको ये याद रखना है कि जो नी पार्टिकल का यूज़ होता है वो टाइम, रिसीवर, लोकेशन और डेस्टिनेशन के लिए यूज़ होता है। सो अभी अगर आपको पूरा ही मतलब डिटेल में ही समझना है कि नी पार्टिकल का कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होता है, तो जो मैंने पीडीएफ दिया आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। और उसको मैंने बिल्कुल नीट एंड वेरी टू द पॉइंट बनाया है, जिससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको सब समझ में भी आ जाएगा। सो अभी हम सीधा नेक्स्ट पे चलते हैं, हे पार्टिकल पे। इसको वैसे हिरागाना में हे बोलते हैं, लेकिन इसको जब पार्टिकल की जगह पे यूज़ करते हैं तब इसको हम ए बोलते हैं, ए। सो इसका जो यूज़ होता है वो सिर्फ डायरेक्शन या डेस्टिनेशन बताता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दे पार्टिकल हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो किसी भी प्लेस, मेथड या व्हीकल को बताता है, वो वहाँ पे हम इस दे पार्टिकल का यूज़ करते हैं। जो ये नेक्स्ट पार्टिकल है ये तो, इस तो को हम यूज़ करते हैं तो का मतलब होता है एंड या फिर विद। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि आई विल गो टू क्योटो विद अ फ्रेंड। सो इसको अगर हम जैपनीज़ में पढ़ें तो बोलेंगे
तोमोदाची तो क्योतो ए इकिमास। यहाँ फ्रेंड के साथ जाना है इसलिए तो यूज़ हुआ। अभी हम सीधा नेक्स्ट वाले पार्टिकल पे चलते हैं, या को हम सीधा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि देयर आर लेटर्स, पिक्चर्स एंड अदर थिंग्स इन द बुक्स। सो इसको हम जैसे बोलेंगे, इसको अगर हम जापानीज़ में पढ़ेंगे तो इसको ऐसा बोलेंगे कि हाको नो नाका नि तेगामी या शाशिन गा अरिमास। इसका यही मतलब होता है देयर आर लेटर्स, पिक्चर्स एंड अदर थिंग्स इन द बुक्स। यहाँ सिर्फ लेटर्स एंड पिक्चर्स ही नहीं और भी चीज़ें हैं, इसलिए या यूज़ हुआ है। इस या में और तो में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि जो तो है वो तो कंप्लीट लिस्ट के लिए यूज़ होता है, और जो या होता है वो इनकम्प्लीट लिस्ट के लिए यूज़ होता है। तो जैसे हम कुछ भी एग्जांपल देते हैं और उसके लास्ट में एक्सेट्रा एक्सेट्रा या फिर वगैरह बोल देते हैं, तो वहाँ पे हम जैपनीज़ में या का यूज़ करते हैं। अभी हम सीधा नेक्स्ट पार्टिकल पे चलते हैं, देखते हैं कारा। कारा का मतलब होता है फ्रॉम, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट या बिगनिंग बताता है। अभी इसको भी एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल हो गया, आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। सो इसको अगर हम जैपनीज़ में बोलें तो कुजी कारा गोजी मारे हतराकिमास। सो इसका हिंदी में ये मतलब हो गया कि मैं 9 से 5 काम करता हूँ। तो हिंदी में जैसे हम से का यूज़ करते हैं वैसे ही हम जैपनीज़ में कारा का यूज़ करते हैं, फ्रॉम या फिर से। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई वर्कड अंटिल 10 लास्ट नाइट। सो इसमें जो हम जैपनीज़ में देखें इसको तो बोलेंगे यूबे जूजी मादे हताराकी माशिता। सो यहाँ पे जो 10 बजे तक का मीनिंग है वो याद रख, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो कारा है वो फ्रॉम और जो मादे है वो टिल या फिर अनटिल, दोनों अक्सर साथ में आते हैं। जैसे हमने जो पिछला एग्जांपल किया था कि कुजी कारा गोजी मादे, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अभी मुझे लग रहा है कि अगर आप एक एक एग्जांपल मेरे साथ ऐसे करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट भी होगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके पीडीएफ में अटैच कर दिए हैं। आपको बस एक बार क्या करना है कि वो पीडीएफ खोल के थोड़ी सी पढ़ लेनी है, तो उससे आपका भी काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। सो अभी हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक हमने पार्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम रिवाइज करेंगे कि मास फॉर्म को हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको फॉर्म बनाना नहीं सिखाऊंगा, बट ये बताऊंगा कि ये फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मासेन का एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसका। वुडेंट यू हैव सम टी विद मी। इसका अगर हम जैपनीज़ में देखें तो ये बोलेंगे कि इशोनी और चाओ नोमे मासिन का। यहाँ स्पीकर सामने वाले को चाय पीने के लिए इनवाइट कर रहा है, इसलिए मासिन का यूज़ हुआ है। सो ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब माशो। इसको हम बोलेंगे लेट्स एग्जांपल देखते हैं, जैसे लेट्स मीट एट 5। सो इसको जैपनीज़ में अगर हम बोलें तो ये हो सकता है गोजी नी आई माशो, जैसे लेट्स मीट एट 5। यहाँ स्पीकर बोल रहा है चलिए 5 बजे मिलते हैं। जब हम किसी को सजेशन देते हैं या बोलते हैं चलिए, तब माशो यूज़ होता है। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं ताइदेस। आई वॉन्ट टू बाय ए कैमरा। सो इसको अगर हम जैपनीज़ में बोले तो कैमरा हो किताई देस। यहाँ स्पीकर अपनी इच्छा बता रहा है कि मुझे कैमरा ख़रीदना है। सो जब हम अपनी विश या डिज़ायर बतानी है हो, तब ताई देस का यूज़ होता है। सो ऐसे ही कर करके अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इक्की मास आई गो टू सी ए मूवी। इसको अगर हम जैपनीज़ में कन्वर्ट करें तो इसका सेंटेंस होगा एगा ओमी नी इक्कीमास। जब किसी काम को करने के लिए कहीं जाना हो तब वर्ब स्टेम प्लस में नी इक्कीमास
यूज़ होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, शैल आई कॉल ए टैक्सी फॉर यू, जैसे माशो का। जब आप किसी की हेल्प ऑफ़र करते हैं तब माशो का यूज़ होता है। जैसे कि शैल आई कॉल ए टैक्सी फॉर यू, इसको हम जैपनीज़ में बोलें तो बोलेंगे टैक्सी ओ योबी माशो का। यहाँ स्पीकर हेल्प ऑफ़र कर रहा है कि क्या मैं आपके लिए टैक्सी बुला लूँ। अभी जैसे मैंने आपको मास फॉर्म कंप्लीट करवाई है, वैसे ही ते फॉर्म और आगे आने वाली सारी फॉर्म्स को मैंने पीडीएफ में लिख के पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है रिवाइज़ करने के लिए। तो अगर आप वो पीडीएफ देख के समझ जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे और उसमें कुछ काम की बात अगर आपको नहीं लगती है तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप सीधा वो पीडीएफ से पढ़ लीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट बहुत कम हो और आपको सब समझ में आ जाए। जैसे ही आपकी ये फॉर्म्स कंप्लीट होंगी वैसे ही अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ये एडवर्ब्स एंड एडवर्बल एक्सप्रेशंस। इसमें जैसे कि एडवर्ब्स, सो एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब या सेंटेंस की मीनिंग को और क्लियर बनाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि ये जो पहला है मिन्ना, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एवरीवन या फिर ऑल। अभी जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अ, एक एग्जांपल देखते हैं जैसे ऑल द टीचर्स आर अमेरिकन्स। सो इसको अगर हम जैपनीज़ में कन्वर्ट करें तो इसको बोलेंगे सेंसे वा मीना अमेरिका जिन दिस। मीना का मतलब होता है एवरीवन या फिर ऑल। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये होता है जेम्बू। सो अभी जेम्बू का मतलब होता है ऑल। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि आई हैव फिनिश्ड ऑल माई होमवर्क। इसको जैपनीज़ में अगर हम बोले तो बोलेंगे शुकुदाई वा मो जेम्बू ओ वरीमाशिता। जेम्बू का मतलब होता है एवरीथिंग या फिर ऑल। ऐसे ही ये सारे के सारे हर वर्ड का मीनिंग मैंने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। आप एक बार बस सिर्फ उसको रीड कर लीजिए, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। उसके बाद हम चलते हैं वेरियस कंजक्शंस पे। अभी जैसे देखते हैं दे। सो एग्जांपल देखते हैं कि नारा इज़ ए क्वाइट एंड ब्यूटीफुल सिटी। सो इसको अगर हम जैपनीज़ में कन्वर्ट करें तो बोलेंगे नारा वा शिजुका दे किरेई ना माची देस। यहाँ क्वाइट एंड ब्यूटीफुल को दे से कनेक्ट किया गया है। सो ऐसे ही सारे के सारे कंजक्शंस को भी मैंने पीडीएफ में कवर किया है। आप पूरा का पूरा उसको पढ़ लीजिए, फिर आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो सारे टॉपिक्स होने के बाद अभी हम चलते हैं वोकेबुलरी थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने के लिए, और जो भी हमने याद किया है उसको रिवाइज़ करने के लिए, ये सारे अपेंडेंसेस रिवाइज़ करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरल्स, जैसे कि ज़ेरो, इची, नी, सान, योंग, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू। ऐसे मतलब हमें सारे के सारे एक बार गो थ्रू कर लेने हैं। मैंने इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है, आप उसमें से सब के सब रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम देखना है, डे, मॉर्निंग और नाइट के, और फिर वीक, मंथ और ईयर का। ऐसे ऐसे करके आपको सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ कर लेनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर एक्सप्रेशंस ऑफ पीरियड, जैसे आवर का क्या होता है, मिनट का क्या होता है, और उसके बाद फिर काउंटर्स का देखना है कि थिंग्स के लिए क्या यूज़ होता है, फिर पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है। और फिर अभी मतलब ये सारे के सारे जो भी इस पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप सब उस सब के लिए एक बार मतलब गो थ्रू कर लेना। और उसके बाद अभी ये सारा कवर होने के बाद हम देखेंगे ये कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स एंड ग्रुप वन के जो होते हैं वो, इसमें पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें मास फॉर्म, ते फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म और नाई फॉर्म, ता फॉर्म और उनके मीनिंग सब कुछ लिखे हुए हैं। सो आप एक बार इस स्लाइड के थ्रू भी एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे मतलब ग्रुप वन और फिर उसके बाद ग्रुप टू के सारे वर्ब्स, और फिर उसके बाद ग्रुप थ्री के भी मैंने सारे के सारे
वर्ब्स इसमें पीडीएफ में प्रोवाइड किए हैं, तो आप एक बार सबको रिवाइज़ कर लेना, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको एटलीस्ट 1-2 चीज़ें तो याद रह जाएँगी कि ये मैंने पढ़ा था उसमें, मतलब कहीं पे भी कुछ भी काम आ सकता है। ये सारा देख लेना। उसके अभी हमारा ग्रामर का ऑलमोस्ट सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो अभी इसके बाद जब ग्रामर आप पूरा रिवाइज़ कर लो, इसके बाद हमें करनी है कांजी। कांजी की मैंने ऑलमोस्ट 150 के करीब जितनी भी हमारी N5 के लिए कांजी यूज़ होती है, वो सारी की सारी मैंने पीडीएफ बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो भी देख लेना। अभी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कांजी की भी। तो कांजी की इस पीडीएफ में मैंने आपकी टोटल 145 कांजीज़ इंक्लूड किए हैं, जिसमें हर एक कांजी की मेमोरी हिंट के साथ उसकी ओनियोमी और कुनियोमी दोनों लिखी हुई है। अगर किसी को पता नहीं है कि ओनियोमी और कुनियोमी क्या होती है, तो ये देखिए, दीज कांजीज कैरेक्टर्स वर मेड फ्रॉम वेरी primitive pictures as follows. Usually, each kanji has at least two ways of being read, the so-called kunyomi and onyomi. कुनियोमी एक्चुअली जैपनीज़ रीडिंग होती है और ओनियोमी चाइनीज़ रीडिंग होती है। सो ये जो व्हेन ए सिंगल कांजी इज़ यूज्ड अलोन एज ए वर्ड, वी यूजुअली रीड इट बाय इट्स कुनियोमी while which gives meaning. Okay, so when kanji are used together with the other kanji to make a word, we often read them by their onyomi Chinese reading से. So generally speaking, however, the way of reading kanji should be decided according to each individual kanji. जैसे कि अभी देखिए, जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो कांजी है नीचे की, इसकी मेमोरी हिंट के साथ इसको दिया हुआ है, जैसे कि सन होता है। सो इसको इसकी कुनियोमी होती है ही, और इसकी ओनियोमी होती है नीची, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सन। सन से इसको मेमोराइज़ करने के लिए हमने इसको ऐसे दिखाया है। ऐसे ही इसकी जैसे कि गेत्सु गात्सु ये जो होती हैं, इसकी मेमोरी हिंट के साथ प्रॉपरली हर एक कांजी का मीनिंग इस पीडीएफ में मैंने दिया हुआ है, और ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर एक कांजी को एटलीस्ट एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में भी कुछ याद आ जाए, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। जस्ट रिवाइज़ कीजिए इन कांजीज़ को N5 के लिए। आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा फिर। और अभी हमारी जैसे कि आप ये ग्रामर कंप्लीट करके ये सारी की सारी टोटल 145 कांजी, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ लास्ट में। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, जैसे कि टोटल लास्ट में 145 कांजी हमारी कवर हो रही हैं, जिसकी कुनियोमी ओनियोमी ये सारी लिखी हुई हैं। जब ये टोटल 145 कांजी हो जाएंगे आपकी एक बार रिवाइज, और आपकी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी, तो बस आपको एक दिन के जो हमारा लास्ट का दिन होगा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉक एग्ज़ाम लगा के देखेंगे, ताकि जब पेपर हमारे सामने आए तो हम उसको कर पाएँ। ऐसे ही मतलब कुछ भी आ गया ऐसा हमें नहीं लगेगा फिर। तो आप सबसे पहले ग्रामर कीजिए, फिर कांजी कीजिए, फिर रीडिंग और लिसनिंग आप जब एग्ज़ाम करके देखेंगे मॉक पेपर, तो आपको सब क्लियर हो जाएगी कैसे क्या करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, and don't waste your time in watching so many videos. Just revise these PDFs, and all the best.